नमस्कार, पासबुक द सेविंग शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम आ चुका है और इस बार आईटीआर फॉर्म्स में कुछ अहम बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। किसको कौन सा फॉर्म भरना है और क्या नई शर्तें जोड़ी गई हैं और किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा, आज का हमारा शो इसी पर आधारित है। तो आज के शो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म किस टैक्स पेयर के लिए है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फॉर्म में। अगर आप कोई गलती करते हैं तो कैसे नुकसान हो सकता है आपका, और सबसे बड़ी बात, आईटीआर फॉर्म आपको खुद भरने हैं या फिर किसी प्रोफेशनल की मदद लेनी है, हम ये चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कैसे नए नियमों के चलते पूजा वर्मा की परेशानी कम हो गई है। दिल्ली की निवासी पूजा वर्मा एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉयड हैं। उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया था, जिससे उन्हें करीब 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। पहले उन्हें आईटीआर 2 फॉर्म भरना पड़ता था, जो उनके लिए मुश्किल था, लेकिन नए नियमों के तहत अब वो आईटीआर 1 फॉर्म का यूज करती हैं। इससे उनकी टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। तो आईटीआर फॉर्म में बदलाव हो गए हैं, लेकिन इन बदलावों का असली असर क्या होगा? क्या इससे टैक्स पेयर्स की सुविधा बढ़ेगी या फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा? आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज लांबा जुड़ रहे हैं, जो हमें इन बदलावों का असली मतलब समझाएंगे। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है और हमें कब कौन सा फॉर्म जो है वो चुनना चाहिए? आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में बहुत बड़ा अंतर है। आईटीआर 1 फॉर्म हमारा सुगम फॉर्म है। सुगम मतलब जिसे बड़ी सरलता से भरा जा सकता है। एक पेज का ये फॉर्म है, कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से भर सकता है। लेकिन 1 और 2 इनमें है कैसे चूज करना है, इसकी कंडीशंस है। तो 1 के लिए कंडीशन है, पहली चीज कि आप वेतन भोगी कर्मचारी होने चाहिए। आपकी कोई आमदनी किसी और स्रोत से नहीं होनी चाहिए, जैसे व्यवसाय से नहीं होनी चाहिए, किसी और चीज पे कोई कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपके पास एक घर से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, आपकी कुल आय 50 लाख रुपए तक होनी चाहिए। चौथी चीज कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम अगर है तो वो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पांचवी बड़ी चीज जो इस साल से शामिल हुई है, अगर आपका इक्विटी शेयर्स पर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जी, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की राशि 1,25,000 रुपए तक है, तो ऐसी दशा में भी आप आईटीआर 1 का प्रयोग कर पाएंगे। पहले ये करदाता आईटीआर 2 या आईटीआर 3 में जाते थे, लेकिन अब ये करदाता आईटीआर 1 जो एक बहुत ही सुगम फॉर्म है उसे भर पाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूं, अंत में ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्म केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। एचयूएफ, फर्म, कंपनी आदि इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टैक्स पेयर्स की जो परेशानियां थी, थोड़ी सी दुविधाएं जो थी, कंफ्यूजन थी, वो कुछ कम हो जाएंगी, क्योंकि अब उन्हें आईटीआर 1 के जरिए जो है वो थोड़ी सुविधा देने की कोशिश की गई है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है मैडम आयकर में कर्मचारियों का है, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, वेतन भोगी कर्मचारी हैं जी, उनके लिए अगर हमें बड़े फॉर्म थे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था। वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी कंसल्टेंट की या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीस पे करें आईटीआर भरने के लिए। उनके लिए बड़ा सरल कर दिया सरकार ने, क्योंकि सैलरी वाले व्यक्ति के क्या है, या तो सैलरी की इनकम है, या फिर थोड़ा बहुत किराया आता होगा, या फिर वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है तो म्यूचुअल फंड में उससे कोई इनकम आ रही है। तो हर दशा में अब अगर उसकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो वो आईटीआर 1 भर पाएगा। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ईज ऑफ गवर्नेंस में भारत सरकार द्वारा लिया गया एक बहुत ही सराहनीय कदम।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो हल हो जाएगी। लेकिन अगर सर मैं बात करूं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की, फ्रीलांसर्स के लिए, तो उनके लिए ITR 3 और ITR 4 में क्या नया जोड़ा गया है? देखिए, ITR 3 जो फॉर्म है वो उन लोगों के लिए है जिनके अकाउंट्स ऑडिट होने अनिवार्य हैं, यानी जो बड़े व्यापारी। ITR 3 या ITR 4 के लिए एक प्राइम कंडीशन है कि आप व्यवसाय कर रहे हो, आप व्यवसाय होना जरूरी है। लेकिन ITR 4 उन लोगों के लिए है जो छोटे व्यापारी हैं, जिसे हम अपने माइक्रो या स्मॉल इंडस्ट्री कह देते हैं। उनके लिए सरकार ने सुविधा प्रदान की हुई है कि वो प्रजम्पटिव बेसिस पर अपनी आयकर विवरणी दाखिल कर सकते हैं। ये प्रजम्पटिव विवरण क्या है, ये भी थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जहां पर आपको अपनी सेल के ऊपर एक निर्धारित दर से प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। जैसे आपकी सेल 1 करोड़ रुपया है और वो बैंकिंग माध्यम है, तो सरकार कह रही है आप 6% डिक्लेयर कीजिए। आपको कोई भी किताब बनाने की जरूरत नहीं, कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, कोई कागज रखने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों के लिए, चाहे आप फ्रीलांसर्स हैं, चाहे आप छोटे व्यापारी हैं, पर जम्पटिव इनकम अगर आपकी है तो आप अपनी रिटर्न भरेंगे ITR 4 फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं सुगम। ओके, ठीक है, तो सुगम जो है वो काफ़ी ज़्यादा करने की कोशिश की गई है पूरी ITR की प्रोसेस को। सर, अगर मैं ये समझना चाहूँ कि अब तक जो निवेशक थे वो म्यूचुअल फंड्स या क्रिप्टो में जो पैसा लगा रहे थे, उनको जितना भी फ़ायदा हो रहा था, अब इस सूरत में उन्हें कौन सा फॉर्म भरना चाहिए? क्या अब हमारे पास जो है यहाँ पे भी कुछ अलग ऑप्शंस आ गए हैं कि भाई इतने लाख का अगर मुझे मुनाफा हो रहा है तो ये फॉर्म भरना है, अगर इससे ज़्यादा का मुनाफा है तो ये फॉर्म भरना है, क्या करना है? क्योंकि बहुत सारे अब मार्केट में चूंकि लोग बहुत पैसा भी लगाते हैं और क्रिप्टो में स्पेशली लगाते हैं, तो उन्हें कौन से फॉर्म्स भरने चाहिए? देखिए, पहले थोड़ा क्रिप्टो अलग कर दें जी। पहले म्यूचुअल फंड तक ही सीमित रहे और इसे समझें। ITR 1 फॉर्म अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए तक है तो आप भरने की सुविधा इस साल से दे दी गई है। लेकिन सभी म्यूचुअल फंड कवर नहीं है इसमें। पहली बात, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होने चाहिए। अगर आपने डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा आपका किसी और तरह का कैपिटल गेन है, चाहे प्रॉपर्टी बेचने पे है, गोल्ड बेचने पे है, किसी और तरह का कैपिटल गेन है, तो भी आप ITR 1 नहीं भर पाएंगे। सरकार ने उन्हीं इन्वेस्टर्स को यह सुविधा दी है जिन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जिसकी राशि 1,25,000 रुपए तक है, और उन्होंने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में या इक्विटी शेयर्स में पैसे लगाए थे, और उनका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस भी नहीं होना चाहिए। अगर कैरी फॉरवर्ड लॉस है तब भी वो ITR 1 नहीं भर पाएंगे। सुगमता दी गई है, सहजता दी गई है, लेकिन बड़े ही संकुचित रूप से दी गई है। हर एक को यह सुविधा नहीं हो गई है, हर एक कैपिटल गेन के लिए नहीं है। दूसरी बात आ जाएगी क्रिप्टो। क्रिप्टो एक ऐसी एसेट क्लास है जिसे हम आयकर की भाषा में वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं, जिसे हम वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं। इस वर्चुअल डिजिटल एसेट को लेके पहले तो यही दिक्कत बनी हुई है कि RBI इसे रेगुलेट करता है कि नहीं करता क्रिप्टो करेंसी को। और टैक्सेशन को लेके बड़े भारी बदलाव पिछले 2 बजट से इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब सरकार ने यह कह दिया है कि आपको क्रिप्टो अगर इनकम है तो आपको अपनी रिटर्न ITR 2 में तो भर पाएंगे, ITR कर सकते हैं, लेकिन आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं कर रहे होने चाहिए। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो 3 है या 5 है। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ITR 1 और 2 है, ITR 2 है सर। और इसके अलावा एक बात और बता दूं दर्शकों को, क्रिप्टो पे हुई इनकम पर कोई छूट नहीं मिलेगी, कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं है वहां कि ये 3 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट है या 5 लाख तक एग्जम्प्ट है या 12 लाख तक एग्जम्प्ट है। नो बेसिक टैक्स एग्जम्पशन इज देयर। स्टेट फॉरवर्ड जो भी आप अर्न करेंगे उस पर आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स देना है, जो 31.20% बनेगा मैडम।
31%, 20%, और कोई क्रिप्टो में आपको लॉस भी हुआ है तो वो लॉस उस पर एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सर आपने ध्यान बहुत। रखें, अगर आप ट्रेडर है जी, ITR 3, और अगर आप ट्रेडर नहीं है तो ITR 2। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडर हैं क्रिप्टो में तो ITR 3, और अगर नहीं है तो ITR 2, अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। खैर, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ जो है हमें समझाई और बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझ भी आ गया है। अब हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, तो कुछ सवाल भी ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है दिल्ली से रुचि का है। ये कह रही है कि AIS रिपोर्ट में जो ब्याज दिखा रहा है वह मेरे एक्चुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो अब मुझे क्या करना होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है रुचि जी ने। AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसे मैं कहता हूं एसएससी का फाइनेंशियल होरोस्कोप, एसएससी की फाइनेंशियल जन्म कुंडली जो भारत सरकार के पास है। जो आपको नहीं पता वो सरकार को पता है। और अब क्या हुआ रुचि जी के साथ कि उनका एक्चुअल ब्याज तो ज्यादा है, AIS में कम दिख रहा है। ऐसे में रुचि जी को इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। वहां पर ऑप्शन आ रही है कुरेक्शन के लिए, कुरेक्शन की रिक्वेस्ट डालनी है कि मेरा ब्याज सपोज 10,000 रुपये आ रहा है एक्चुअल में, और AIS में 8,000 रुपये दिख रहा है। तो मेरे को वहां पे बताना है कि मेरी 2,000 रुपये ज्यादा ब्याज है जो बैंक से कहीं दिखाना रह गया है, और उसका प्रूफ भी वहां पर मैं अटैच कर सकता हूं। और ऐसे में लोगों का यह मानना है जो मेरा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ रहा है या 26AS में आ रहा है उसे ठीक मान लूं और अपनी आयकर विवरणी फाइल कर दूं, जो सरासर गलत है, जिसके में भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आप पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। तो रुचि जी, आपको मेरी एडवाइस यही है कि आपका जो एक्चुअल ब्याज है, जो बैंक सर्टिफिकेट के अनुसार है, बैंक पासबुक के अनुसार है, वही आपको आयकर विवरणी में दिखाना है। चाहे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जो मर्जी राशि आ रही हो, पर साथ साथ आपको करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भी मेड करनी है इसी पोर्टल पर, इनकम टैक्स विभाग का पोर्टल पर, कि मेरी ये इनकम सही नहीं आ रही है, इसे ठीक कीजिए। उम्मीद है रुचि जी आपको आपका आंसर पूरी तरह मिल गया होगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से जो है रुचि जी को बता दिया है कि उनकी परेशानी का हल कैसे निकलेगा। अगला सवाल बनारस से कमलकांत त्रिपाठी का है। ये कह रहे हैं कि इनके पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक में ये खुद रहते हैं और दूसरी किराए पर दी हुई है, तो ITR भरने के लिए इनको कौन सा फॉर्म जो है चुनना चाहिए? देखिए कमलकांत त्रिपाठी जी, सहज आपके लिए सहज नहीं हुआ, क्योंकि ITR 1 फॉर्म जो सहज फॉर्म है वो केवल वही लोग भर सकते हैं जिनके पास केवल एक हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है जो आपने किराए पे दी हुई है, तो ऐसी दिशा में आपको अपनी विवरणी ITR 2 फॉर्म में भरनी पड़ेगी। ऐसी गलती ना करना कि ITR 1 में भर देना, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो आयकर रिटर्न है वो धारा 139 सब धारा 9 में डिफेक्टिव हो जाएगी। और डिफेक्टिव रिटर्न का अगर डिफेक्ट दूर नहीं किया जाता समय रहते, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कोई आयकर विवरणी फाइल ही नहीं की थी। और ऐसी दिशा में आयकर विवरणी फाइल करने के जो भी परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम या शुभ परिणाम, वो आपको भुगतने पड़े। ठीक है, तो कमलकांत से आपको ITR 2 जो है वो चुनना होगा। शिमला से नविता राणा का अगला सवाल है। ये कह रही हैं कि अगर FD पर थोड़ा बहुत ब्याज आता है तो क्या एक गृहिणी के नाते इन्हें भी ITR फॉर्म भरना होगा? बहुत अच्छा सवाल है फिर नविता जी का। देखिए, अगर FD में थोड़ा बहुत ब्याज आ रहा है और वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, यानी वो 3 लाख रुपए से कम है, मैं साधारण शब्दों में समझाता हूं, अगर आने वाली FD ब्याज की राशि 3 लाख रुपए से कम है तो आपको आयकर विवरणी भरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि आपकी कोई अन्य आय ना हो। लेकिन 40,000 से ऊपर TDS कट जाता है। अगर बैंक ने आपकी FD पे TDS काट लिया है और आप चाहते हैं कि ये TDS की प्राप्ति मेरे को पुनः ब्याज के साथ हो, तो ऐसे में नविता जी, चाहे आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी 3 लाख रुपए से कम ही क्यों है नहीं है, रिफंड लेने के लिए, विद ब्याज रिफंड लेने के लिए आपको आयकर विवरणी भरना अनिवार्य है।
ठीक है, तो नमिता जी, अगर आपका अब तक जो है इंटरेस्ट जो आ रहा है उस पर टैक्स कर चुका है, तो उसको वापस लेने के लिए, कि जैसे कि मनोज जी ने भी बताया, आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आप ITR भरें। खैर, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में मेरे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं, जो हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि ITR जब भी आप भरते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, यानी कि किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो अभिषेक के पास चलते हैं और समझते हैं। थैंक यू पल्लवी। ITR हर किसी को भरना चाहिए, जिनके इनकम टैक्सेबल नहीं भी है तो उनको भी भरना चाहिए ITR, क्योंकि इसके भी कई सारे फ़ायदे होते हैं। फिलहाल हम लोग ये तय करते हैं कि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं। तो तय समय से पहले ITR फॉर्म को, ITR जो आपका है उसको पहले आपको भरना चाहिए। ये ना हो कि 31 जुलाई जो लास्ट डेट है उसी पे ही आप जाएं, उसके ऊपर डिपेंडेंट होकर चलिए लास्ट डे बची हुई है 31 जुलाई को ही ITR भर दिया है, तो फिर इसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। पहले भरेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपका रिटर्न अगर बन रहा होगा तो वो जल्दी आ जाएगा। कुछ गलतियां अगर होंगी फॉर्म में तो वो जल्दी रेक्टिफाई हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ अगर पेनल्टी होगी तो वो भी आपकी इनकेस इसमें नहीं पड़ेगी। तो समय से पहले कोशिश करें कि ITR भर दिया जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर सभी आय का विवरण ज़रूर दें, मतलब कोई भी जो आपकी इनकम है उसको बिल्कुल भी कतई ना छुपाएं। अगर आपकी सैलरी है, उसके अलावा अगर आपका कहीं से डिविडेंड मिल रहा है, कोई अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, कैपिटल गेन अगर हो रहा है, तमाम तरह के सोर्सेज होते हैं, अगर वो सारी जो जानकारियां हैं आपको ITR फॉर्म में भरनी चाहिए, क्योंकि इनकेस अगर रेक्टिफिकेशन में इनकेस अगर ये पकड़ा जाता है तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है। इसके अलावा एक और यहाँ पर चर्चा करते हैं, रिटर्न भरने के बाद उसको वेरीफाई आप ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने वेरिफिकेशन उसका नहीं किया तो फिर आपका ITR मान्य नहीं होगा। वहीं फॉर्म 26AS और AIS की जांच ज़रूर करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन जो होती है इसकी जो ITR जो होता है उसमें भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो मैच करनी चाहिए। इनकेस अगर मैच नहीं हुई तो फिर उसमें भी दिक्कतें आपको आगे चल कर आ सकती है। वहीं एक और पॉइंट इसमें बता दें कि अगर जो बैंक है आपका उसकी इंफॉर्मेशन आप ज़रूर उसमें दें। अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स अगर आप लोगों ने उसमें नहीं दी, क्योंकि मेन अकाउंट में ही आपका रिफंड जो बनता है वो उसमें आता है, तो IRFC कोड, बैंक अकाउंट के नंबर्स और जो आपके जो नाम है उसकी प्रॉपर तरीके से ठीक से उसमें इंफॉर्मेशन भरें, क्योंकि इनकेस अगर उसमें भी अगर आपने लापरवाही की तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, रिफंड आपका नहीं मिलेगा। वहीं आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल कतई ना करें, जैसे हम लोगों ने आपको शुरुआत में बताया कि 31 जुलाई का इंतज़ार ना करें, पहले भर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब ज़रा ये जान लेते हैं, आय छुपाने की कोशिश कतई ना करें, ये भी हम लोगों ने आपको बता दिया है। अब ज़रा ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ये तो बात होगी कि ITR फाइल करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब ज़रा ये बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आपको बिल्कुल भी जो नहीं करना चाहिए आपको। तो क्या नहीं करना है कि बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न जमा ना करें। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि वेरिफिकेशन करना बेहद ज़रूरी है, वरना आपका ITR जो होगा मान्य नहीं होगा। गलत फॉर्म भरने से बचें। फॉर्म 1, 2, 3 जो कि इशू किए जाते हैं, जिसका हम लोग लगातार यहाँ पर डिस्कशन भी कर रहे हैं कि आपके जो फॉर्म है वो कौन सी आपकी इनकम और आपके जो एसेट्स हैं या फिर आपकी जो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है कौन से सूटेबल हैं, उसका चयन करने, उसको हिसाब से ही आप फॉर्म का चयन करें, उसके बाद ही आप अपना ITR भरें। क्योंकि अगर फॉर्म आपने अगर गलत चुना तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी या फिर वो ITR रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा दूसरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ये भी बताया जाता है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बोली जाती है कि मैं PCR से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक और वो लेके आए जी। आखिरी दिन का इंतज़ार, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल भी आखिरी दिन का इंतज़ार आप बिल्कुल कतई इसमें ना करें। वहीं आय छुपाने की कोशिश ना करें, जैसे कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि आय अगर छुपाई तो उसमें भी आपकी दिक्कत हो सकती है, पेनल्टी लग सकती है। बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न जमा ना करें। ये है सारी इन्फॉर्मेशन। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और बिल्कुल आप आगे बढ़ के इसमें भागीदार बन सकते हैं। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने बहुत अच्छे से जो है हमारे दर्शकों को ये समझाया कि ITR भरते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। वापस चलते हैं, हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट CA मनोज लांबा जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जैसा कि अभी अभिषेक ने हमें बताया है कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मैं एक सवाल जानना चाहती हूँ। अगर किसी ने गलती से जो है अपना ITR जो भरा वो गलत भर दिया, उसको लगा कि बाद में मुझे कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो क्या हमें यह विकल्प मिलता है कि हम फॉर्म को दोबारा भर सकें? देखिए, इनकम टैक्स में एक धारा है 139 सब धारा 5 जो रिवाइज रिटर्न की बात करते हैं। अब रिवाइज रिटर्न, अगर आपकी रिटर्न में किसी प्रकार की कोई कंप्यूटेशनल एरर रह गई है किसी प्रकार की,
तो आप आयकर विवरणी अपनी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन कितनी बार कर सकते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन। ये कितनी बार भी की जा सकती है, लेकिन 31 जुलाई आपकी सामान्य डेट है, 31 दिसंबर आपकी बिलेटेड रिटर्न की डेट है। 31 दिसंबर से पहले आप चाहे 10 बार कर लें, लेकिन 31 दिसंबर के बाद रिवीजन पॉसिबल नहीं। और दूसरी चीज, 31 दिसंबर निकल गई, गलती फिर भी रह गई जी, उनको भी एक गुरु मंत्र मैं दे देता हूं। उनके लिए सरकार ने अपडेटेड रिटर्न की सुविधा दी है। अपडेटेड रिटर्न में आप पिछले 4 साल की रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अब फ्री में नहीं होगी। सरकार यहां 25% से लेकर 60% तक जुर्माना लगा दी, जो भी आपका टैक्स बनता है। तो अपडेटेड रिटर्न की सुविधा है 31 दिसंबर के बाद भी पिछले 4 सालों के लिए, लेकिन यहां पर आपको दंड देना पड़ेगा और दंड भारी है। कोई गलती रह गई है, घबराने की जरूरत नहीं। 31 दिसंबर तक जितनी बार चाहें उतनी बार गलती सुधारें। ठीक है। तो अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो जैसे कि मनोज जी ने बताया, आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। 31 दिसंबर तक जो है आपको मौका मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद अगर आप ऐसा कर रहे हैं अपडेटेड रिटर्न के तहत, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ जो है खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ेगा। जैसा कि मनोज जी ने बताया, थोड़ा सा दंड जो है वो लगना बनता भी अगर आप बार बार गलती कर रहे हैं। खैर मनोज जी, एक चीज़ मैं और समझना चाहूँगी, पेंशनर्स जो होते हैं उनके लिए अब कौन सा फॉर्म जो है उन्हें भरना होगा? कोई नया विकल्प जो है वो जुड़ा है? कौन सा फॉर्म जो है वो पेंशनर्स चुन सकते हैं? देखिए, पहले तो पेंशनर्स को ही समझना पड़ेगा कि पेंशनर में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पेंशन क्या है और फैमिली पेंशन क्या है। अगर आपकी डेथ के बाद आपके परिवार में किसी को पेंशन की राशि जा रही है तो वो फैमिली पेंशन। अगर एम्प्लॉय रिटायर्ड हो चुका है और एम्प्लॉय खुद पेंशन रिसीव कर रहा है तो वो पेंशन की तरह ट्रीट होगी। यानी दोनों में फर्क क्या आ गया? अगर आपका फैमिली मेंबर रिसीव कर रहा है तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, सैलरी नहीं। दूसरी चीज, अगर आप खुद रिसीव कर रहे हैं तब ये सैलरी है, ये अदर सोर्स की इनकम नहीं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप ITR 1 की अदर कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं तो आप अपनी आयकर विवरणी ITR 1 में भर सकते हैं। आपको लंबे लंबे भारी भरकम फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि बाकी कंडीशंस आप पूरी करते हो। ठीक है। तो ITR 1 अगर जो है अगर आप बाकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो ITR 1 फॉर्म जो है वो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन एक सवाल मेरा और भी है यहाँ पर मनोज जी की NRI जो हैं टैक्स पेयर्स, उनके लिए कौन सा विकल्प है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश के बाहर रह रहे हैं, हमारा शो भी देखते हैं, तो ऐसे में NRI टैक्स पेयर्स को आप क्या बताएंगे, कैसे उनकी दुविधा हल करेंगे? जो आपका सबसे पहला सवाल था पल्लवी जी, मैंने तभी जवाब दे दिया था कि ITR 1 फॉर्म सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। अगर कोई NRI है और उसकी भारत में कोई इनकम हो रही है जिस पर उसकी आयकर विवरणी भरनी जरूरी है या टैक्स देना जरूरी है, और अगर वो वेतन भोगी कर्मचारी है और उसकी कैपिटल गेन से भी इनकम है लेकिन व्यवसाय नहीं करता, तो ITR 2 में जाएगा। और अगर वो व्यवसाय भी करता है, कोई बिजनेस भी पर हिंदुस्तान है, तो ITR 3 में जाएगा। ना उसके लिए सहज है ना उसके लिए सुगम है। सहज और सुगम का रास्ता बंद है। ठीक है। और सर, NRIs जो है उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब वो ये फॉर्म भर रहे होते हैं? क्या उनके लिए भी टर्म कंडीशन सारी सेम रहती हैं या कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसको ना बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। हमारे यहाँ से बहुत लोग विदेश चले गए, बहुत बच्चे हमारे विदेश जाते हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि जब मैं विदेश चला गया, पिछले 2-4 साल से मैं ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूँ या 5 साल से अमेरिका रह रहा हूँ, तो मेरे को हिंदुस्तान में किस बात का टैक्स देना? देयर इज नो नीड टू पे टैक्स। लेकिन ये उनका सिर्फ भ्रम है। आयकर अधिनियम ये कहता है कि अगर भारत में आपकी कोई भी इनकम एक्यू हुई है, यानी उत्पन्न हुई है, या अराइज हुई है, या रिसीव्ड हुई है, तीनों चीजें एक्यू, अराइज और रिसीव। सिमिलरली
एक्यू अराइज नहीं हुई। कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर आयकर विभाग कह लेता है कि एक्यू तो नहीं हुई, लेकिन हम डीम्ड टू बी क्यू मान लेंगे, डीम्ड टू बी अराइज मान लेंगे। जैसे आपका भारत में एक मकान था, वो मकान आप किराए पे चढ़ाकर अमेरिका चले गए, अब वहां का किराया आता है, किराएदार ने किराया चाहे नहीं भी दिया तो वो इनकम हिंदुस्तान से क्यों हो रही है, रिटर्न भी भरनी है, टैक्स भी देना है और विवरणी भी भरनी है। सिमिलरली आप भारत में बैंक अकाउंट आज भी हैं आपके, आप विदेश चलेंगे बैंक अकाउंट है, बैंक एफडीज पड़ी हैं, उन पे ब्याज तो आ रहा है, आप कह रहे मेरी तो 10 साल की एफडी थी, 10 साल बाद मैच्योर होगी तब टैक्स दे दूंगा, नहीं, एक्यू हो रहा है तो आपको टैक्स देना है और विवरणी भी भरनी है। विदेश में रहने वाले सभी लोग ये जानकारी दे दें, क्योंकि आज पूरे देश में, पूरे विश्व में भारतीय बाजार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल रहे हैं, इक्विटी में भी पैसा लगा रहे हैं भारतीय बाजारों में। अगर मैं विदेश चला गया, दुबई चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, अमेरिका चला गया, वहां जाके अच्छा पैसा कमाया और यहां रिलायंस के शेयरों में पैसा लगा दिया, टाटा के शेयरों में पैसा लगा दिया और उस पैसे पे मेरे को कोई कैपिटल गेन हो गया, चाहे हिंदुस्तान से मेरा कोई वास्ता नहीं है, तब भी मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है जी। तो रेजिडेंट के ग्लोबल इनकम पर जो है वो टैक्स लगता है, इस चीज़ का आप सबको ख्याल रखना होगा अगर आप हमारे एनआरआई दर्शक हैं। खैर, कुछ और सवाल जो है वो हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, तो कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। भोपाल से सवाल है फैज़ान अहमद का, वो कह रहे हैं कि सर उन्होंने पिछले साल जो है रिटर्न नहीं भरा था, इस साल अब उन्हें रिटर्न भरना है, तो क्या कोई पेनल्टी लगेगी? देखिए, पहली बात, अगर पिछले साल आपका रिटर्न भरना बनता था, मतलब यू आर वैधानिक रूप से आप रिटर्न भरने के लिए लायबल थे, आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा थी, आपने रिफंड क्लेम करना था, आपका कोई फॉरेन में एसेट था, मतलब रिटर्न भरने की जो भी कंडीशंस हैं, आप रिटर्न भरने के लिए बाधी थे, तो आपको ये रिटर्न भरनी थी। अब पिछले साल का रिटर्न जो आपने नहीं भरा, तो मैंने कहा 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है, 31 दिसंबर के बाद आप नहीं भर सकते। अब आप क्या करेंगे, अगर आप भरना चाहते हैं तो अपडेटेड रिटर्न भरेंगे। अपडेटेड रिटर्न के ऊपर इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है। वो इंटरेस्ट और पेनल्टी कितनी है, वो आपकी कितनी रिटर्न लेट हो गई है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस पर डिपेंड करेगा। तो फैजान जी, अगर नहीं भरा था तो इस साल भर सकते हैं, पेनल्टी जो लगनी थी लग गई, लेकिन भर देना, आपका सवाल यह होना चाहिए था कि छूट गया पिछले साल, रह गया, गुनाह हो गया, क्या ये गुनाह का सुधार कर लेना चाहिए। तो ऐसे सभी लोगों को जिनसे ये गुनाह हो चुका है, जिससे ये त्रुटि हो चुकी है, जिससे ये अपराध हो चुका है, उसे अपना गुनाह सुधार लेना चाहिए। अदरवाइज आयकर विभाग जुर्माना भी लगा सकता है और आपके ऊपर मुकदमा भी चला सकता है। ठीक है, तो अगर आपका बनता था टैक्स और आपने रिटर्न नहीं भरा है तो अब आपको जो है बिल्कुल भर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि मनोज जी ने भी बताया है कि ऐसे में नहीं तो आयकर विभाग आप पर जुर्माना भी लगा सकता है। प्रयागराज से अगला सवाल ले लेते हैं, विजय पांडे का है। ये कह रहे हैं कि क्या हम अपने बच्चों के नाम पर हुए निवेश को भी अपने आईटीआर में दिखा सकते हैं? देखिए पांडे जी, ये दिखा सकते नहीं है, दिखाना ही है। दिखा सकते नहीं है, दिखाना ही है। वट एवर इन्वेस्टमेंट, जो कोई भी निवेश, चाहे एफडी, चाहे शेयर्स, चाहे म्यूचुअल फंड, चाहे किसी और चीज में, जो आपने अपने माइनर चाइल्ड के नाम कर रखे हैं, वो उस पेरेंट की इनकम में क्लब हो जाएंगे। बच्चे की रिटर्न नहीं भरनी, आपको अपनी रिटर्न में दिखानी है, और उस पेरेंट्स की रिटर्न में क्लब होंगे जिसकी इनकम ज्यादा है। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों रिटर्न भरते हैं, हस्बैंड की इनकम अगर ज्यादा है तो हस्बैंड की इनकम में क्लबिंग होगी, वाइफ की इनकम अगर ज्यादा है तो वाइफ में क्लबिंग होगी, लेकिन ये इनकम जोड़ के दिखाना है। लेकिन 1500 रुपए पर माइनर चाइल्ड, 1 साल के 1500 रुपए पर माइनर चाइल्ड आपकी इनकम एग्जेम्प्ट भी है। तो अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन जी, 2 बच्चों तक, मतलब 1500 प्लस 1500, 3000 रुपए तक की आप छूट ले सकते हैं। लेकिन दिखाना ही है, ये भूल ना करें कि दिखा सकते हैं कि नहीं, दिखाना है, आज से याद कर लें।
तो विजय जी, आपको आईटीआर में दिखाना ज़रूर है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, भूलिएगा नहीं। मेरे पास एक सवाल और है, इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। इन्होंने तो विजय जी ने जो की बात की थी वो की थी अपने बच्चों के बारे में। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी के नाम पे भी निवेश करते हैं, माता पिता के नाम पे भी करते हैं, तो वो भी सब आईटीआर में दिखाना होता है? देखिए, अगर आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी या आपके पेरेंट्स आप पे डिपेंडेंट है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्लबिंग होनी है, स्पाउस की क्लबिंग होनी है। और माइनर चाइल्ड की क्लबिंग होती है, पेरेंट्स की क्लबिंग नहीं होती। मैं दूसरे शब्दों में समझाता हूं, मेरे फादर हैं और उनकी 1 लाख रुपए की ब्याज की आमदन है, तो वो मेरे में नहीं जुड़ेगी, वो उनका अपना सोर्स है। लेकिन अगर मेरी वाइफ की कोई आमदनी है और मेरी वाइफ की कोई और इनकम नहीं है, और वो जो इन्वेस्टमेंट थी मेरी इन्वेस्टमेंट थी जिससे एफडी हुई थी, तो आयकर विवरणी भरते हुए मेरी इनकम में वो क्लब होगी। ओके, ठीक है। तो अगर मतलब महिला होम मेकर है, वो घर पे संभाल रही हैं, तो जो भी अगर उनके नाम पे निवेश किया हुआ उससे इंटरेस्ट से जो भी इनकम हो रही है उसको आपकी इनकम में क्लब किया जाएगा। अगला, अगर वो अपनी रिटर्न भरते हैं तो अपनी रिटर्न में, नहीं तो आप में। ठीक है, तो आपको भरना ही भरना है रिटर्न में। अगला सवाल जो है वो लुधियाना से रीना खन्ना का है। वो कह रही है कि अगर मेरी सैलरी 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो क्या मुझे न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिलेगा? सर, ऐसा कुछ लिमिटेशन वगैरह है कि 50 लाख से ऊपर न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन मिलता है या नहीं? लोगों को बहुत दुविधाएं हैं, बहुत दुविधा में जी रहे हैं। देखिए, न्यू रिजीम जो है अब ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो चुका है, यानी नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। इसे चुनने की जरूरत नहीं है, ये हर भारतवासी के लिए है, हर करदाता के लिए है। अगर आपने ओल्ड में जाना है तब आपने चुनना है। पहली बात तो यहां पे अपने आप को करेक्ट कीजिए रीना जी, कि नई रिजीम में जाने का ऑप्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नई रिजीम अब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, देश की कर प्रणाली का हिस्सा है। अगर आप पुरानी प्रणाली के हाथ रहना चाहते हैं, पुरानी व्यवस्था के हाथ रहना चाहते हैं, तो आपको चूज करना है, तब आपको कोई फॉर्म भर के इंटीमेशन देनी होती है। आपका सवाल अब दूसरा है, 50 लाख से ज्यादा है तो क्या मेरे को न्यू रिजीम मिलेगा? मैंने कहा न्यू रिजीम तो सबका है, ओल्ड का भी है, न्यू का भी है। इनकम की कोई सीमा नहीं है, हर किसी के लिए डिफॉल्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था कि अगर मेरी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो क्या मैं सहज या सुगम का चुनाव कर सकती हूं? तो आंसर था नहीं। जिन लोगों की इनकम भी 50 लाख रुपए से ज्यादा है, वो लोग सहज और सुगम का चुनाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो सहज और सुगम का चुनाव आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा इसी से और है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने शुरुआत में, जैसे हम सबको ऑप्शन मिलता है कि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना है नौकरी करते हुए या फिर न्यू, अगर किसी ने पहले जो है ओल्ड टैक्स रिजीम चुन लिया और आईटीआर फाइल करते हुए उसे ये महसूस होता है कि नहीं, मेरा टैक्स जो है वो न्यू रिजीम के जरिए ज़्यादा बच रहा है, तो क्या ये बाद में जो है ऑप्शन चेंज हो जाते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया, अगर आप वेतन कर्मचारी हैं, वेतन भोगी कर्मचारी, तो न्यू तो डिफॉल्ट है, न्यू के लिए तो कुछ नहीं। अगर आपने ओल्ड के साथ रहना है तो ये ऑप्शन आपको रिटर्न में बितानी पड़ेगी, ये आई वांट टू गो विद ओल्ड रिजीम। ओके, अगर आप वेतन भोगी कर्मचारी। लेकिन अगर आपकी व्यवसाय से इनकम है, आपकी प्रोफेशन से इनकम है, तो आपको एक अतिरिक्त फॉर्म भरना पड़ेगा, जिस फॉर्म का नाम है 10IEA। 10IEA, और ये फॉर्म आपको रिटर्न भरने से पहले भरना है। इसलिए कि मैं नई स्कीम से ऑप्ट आउट कर रहा हूं जी। पुरानी में जाने के लिए फॉर्म भरना है, नहीं तो डिफॉल्ट ही है। अब सिस्टम बदल गया पिछले साल से जी। तो अब पुराने के हाथ जाना चाहते हैं, पुराने के हाथ रहना चाहते हैं, तो ये फॉर्म भरना है। एक चीज और बता दूं, वेतन भोगी जिधर मर्जी फुटबॉल खेल सकते हैं, वो चाहे तो ओल्ड में जाएं चाहे तो न्यू में रहे। लेकिन अगर आप व्यवसायी हैं तो ये फुटबॉल में एक ही गोल कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड में चले गए तो वापिस आने का मौका एक बार मिलेगा केवल, दोबारा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा।
और तभी मिलेगा जब आप ऑप्ट आउट करेंगे। और ऑप्ट आउट वाला जो एक्नॉलेजमेंट रिटर्न का फॉर्म का नंबर है और डेट है वो अपनी आयकर विवरणी में भर देंगे। मान लीजिए आपने ऑप्ट किया तो नंबर भरना भूल गए, तब भी काम हो गया, तब भी नहीं मिलेगी ओल्ड रिजीम। लेट भरा 31 जुलाई के बाद, तब भी नहीं मिलेगी। सरकार नहीं चाहती कि कोई अब ओल्ड टैक्स रिजीम में जाए, तो इतने सारे चेक लगा दिए। नई व्यवस्था ही हमारी भारत की नई व्यवस्था है, नई भारत की नई कर प्रणाली, उसी के हाथ रहना सीख लीजिए। ठीक है, तो न्यू टैक्स रिजीम जो है वो न्यू इंडिया के लिए ही बनाया गया है। लेकिन मनोज जी, अगर किसी टैक्स पेयर को अब भी कुछ कंफ्यूजन है कि उसे कौन सा फॉर्म चुनना है, नहीं चुनना है, क्या करना चाहिए उसे, आप उसे 3 स्टेप्स ऐसे बता दीजिए जिससे फॉलो करने के बाद में उससे गलती ना हो और टैक्स फाइलिंग जो है वो इसके लिए ईजी हो जाए। देखिए, जो व्यक्ति है 5, 6, 7 पहले काट दें, पहला स्टेप। 5वां जो है पार्टनरशिप फर्म के लिए है, 6ठा कंपनी के लिए, 7वां ट्रस्ट के लिए है। तो 5, 6, 7 तो आपके लिए है ही एक स्टेप। अब रहा 1, 2, 3, 4। 1 और 4 उन लोगों के लिए जिनकी 50 लाख से नीचे इनकम है और रेजिडेंट हैं और एक मकान से ज्यादा नहीं है। तो ITR 1 या ITR 4 में है, आपको चूज करना है। ITR 1 भरना है वेतनभोगी कर्मचारी को, ITR 4 भरना है जो गैर वेतनभोगी कर्मचारी हैं यानी व्यवसायी। अब रही बात 2 और 3 की, जिनकी कैपिटल गेन की इनकम है और व्यवसायी की इनकम नहीं है वो ITR 2 भर लें, और जिनका कैपिटल गेन भी है और व्यवसाय भी है वो ITR 3 भर लें। पल्लवी जी ने तो मेरे को 3 स्टेप में कहा था, मैंने 2 में ही आपका काम चला दिया। ये सर आपने बहुत इजीली जो है वो हमें समझा दिया। आखिर में बस एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई व्यक्ति वो अपना ITR भर रहा है तो आज के वक्त में आप उसे क्या कहेंगे, खुद भरे या फिर किसी प्रोफेशनल की मदद से करे? अगर उसका सिंपल सा है या फिर एक सिचुएशन ये है कि उसका शायद पिछले साल का कुछ पेंडिंग हो या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, क्या करना चाहिए व्यक्ति को? देखिए, ये जो सवाल है एक ऐसा सवाल है, क्योंकि मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। अगर मैं ये कहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है भरना चाहिए तो गलत हो जाएगा। हर एक व्यक्ति अपना आयकर विवरणी खुद भर सकता है, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि उसको उसका ज्ञान हो। अधूरे ज्ञान से आयकर विवरणी अपने आप भरने का जोखिम ना लें, क्योंकि नीम हकीम खतराए जा। वहां पर आपको जो जुर्माना लगेगा, जो दंड लगेगा, जो परेशानी होगी वो कंसल्टेंट की फीस से कहीं ज्यादा होगी। अगर आपको संपूर्ण ज्ञान है और आप अपने आयकर की अच्छे से जानकारी रखते हैं, नियमों को समझते हैं जितनी आपके लिए जरूरी है, और आप इसको लेके कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें मैं कहीं भी भ्रमित नहीं हूं, सारी जानकारी सटीक और करेक्ट है, तो अपने आप आयकर विवरणी भरने का कदम उठाइए। नहीं तो किसी कर सलाहकार की सलाह जरूर लें। ठीक है, तो अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपको सब कुछ समझ आ गया है, आपको पता है कि आपको कैसे फॉर्म भरना है, तो खुद भरिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये जटिल प्रक्रिया है, आपको कहीं पे भी कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिएगा। ऐसे नहीं कि किसी दोस्त की मदद ली और उसे भी शायद पूरे तरीके से ना पता हो। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से बड़े अच्छे से समझाया कि कैसे आयकर विभाग ने टैक्स फाइलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है और ट्रांसपेरेंट कर दिया है, और अब कहीं ना कहीं करदाताओं को जो है वो काफ़ी आसानी आने वाली है। बस ज़रूरत इतनी है कि वो इन बदलावों को समझे और सही फॉर्म का चयन करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमें आमंत्रित करने के लिए द बोनस। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नए ITR फॉर्म्स के बदलाव जो आपकी टैक्स फाइलिंग को और भी आसान बना सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे नए सेविंग सॉल्यूशंस के साथ। तब तक समझदारी से टैक्स फाइल कीजिए और पैसों पर अपना कंट्रोल बनाए रखिए।